बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज ज़रा मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है जनाब, और थोड़ी सी धूप निकली थी, सूरज का नज़ारा करना था, और ठंडी ठंडी हवा बहुत चल रही है, और इस वक्त भी टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम निकले हैं ज़रा बाहर सैर व सयाहत के लिए, वॉक के लिए। मैंने कहा ज़रा मौसम को भी एंजॉय करें, तो इसलिए आज हम आउटडोर आपके साथ गपशप लगा रहे हैं। सूरत हाल ये है इस वक्त कि जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी से, और ख़ास तौर पे जाती उम्रा से भी, वो काफ़ी मायूस कुन है। किन के लिए? इस जाली रजीम के लिए काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कुछ नज़र आ रही हैं और कुछ नज़र नहीं आ रही। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि स्टैब्लिशमेंट जो है, यानी कि मिलिट्री लीडरशिप, वो इमरान खान साहब के साथ गपशप तो करना चाहती है और मामला तय करना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि ज़रा हमारी नाक भी बच जाए और हमारे मामलात भी सेट हो जाएं, और चीज़ों को बड़े पोलाइटली और एक तरीके से वो कहते हैं ज़रा तब्दीली आए। ऐसी तब्दीली और इस बर्क रफ्तारी से तब्दीली ना आए कि जिसमें पता चले कि इस्टेब्लिशमेंट हार चुकी है और उनके दाने मुक चुके हैं। इसलिए वो ये चाहती है कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी जो चेंज है वो आए, और इसके लिए थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाए और चीज़ें होती हुई स्लोली स्लोली नज़र आएं, और ऐसे लगे कि ये एक कुदरती अंदाज में ये सारे मामलात हो रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उसकी वजह ये है, ये सारी सूरत हाल क्यों पेश आ रही है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, और उनमें ही कुछ हमारे दोस्त भी शामिल हैं। जब उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि जाहिर है जी कि हम किसी वजह से ही चल रहे हैं, वरना हमें कौन पूछता है, वरना हमारे लिए क्यों जेल के दरवाजे खुले। कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं। उनका कहना है कि ये काम इसमें नवाज शरीफ साहब ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये बात उस वक्त तक हम नहीं कह सकते, उस वक्त तक इस बात की तस्दीक हम नहीं कर सकते जब तक कि खुद मुस्तनद अंदाज में कहीं से ये खबर आ ना जाए। उसकी रीज़न ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनसे जब ये बात पूछी गई, सवाल किया गया कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट हुई है, इसमें कोई नवाज शरीफ साहब ने कोई रोल प्ले किया है, तो उस पे उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन यकीनन अयाज सादिक साहब ने उनसे बात की होगी, लीडरशिप से बात की होगी, तभी ये हुआ है। लेकिन हकीकत ऐसी है कि अगर ये काम नवाज शरीफ साहब ने ही करना था तो बहुत पहले हो जाता, और उमर अयूब साहब तो कब से डिस्क्वालीफाई उनको किया जा चुका है, तो उस वक्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर इसको रोका गया था कि जो स्पीकर ने बताया, इनको रोका था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। वो कहते थे कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने रोका है। अब ये सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अयाज सादिक साहब, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है और आले शरीफ और उनसे जुड़े हुए जितने भी दानिश्वरान हैं, वो सब के सब ये बात बंद कमरों में बताते हैं कि ये सारा कुछ फील्ड मार्शल करवा रहे हैं, ये सारा कुछ फैसल नसीर साहब करवा रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आपने, हमारी आपसे क्या दुश्मनी, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जेल के दरवाजे खुलेंगे तो वो फैसल नसीर साहब खुलवाएंगे या फील्ड मार्शल खुलवाएंगे, हमारे इसमें क्या रोल है। चौथा साल चल रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब का, और चौथा साल शुरू होने के इब्तदा में जो वजीर खजाना एडमिट कर चुके हैं कि जनाब बिल्कुल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा हैं, और बिजली की कीमतें बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। ये वजीर खजाना ने कहा, और वजीर खजाना ने ये बात उस वक्त कही जब मलबा वजीर खजाना पे डालने की कोशिश की गई, और जब उन्होंने कहा कि ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं और मुझसे इतने काम करवाए, IMF के 2 प्रोग्राम मुझसे अप्रूव करवा लिए, और आलमी मालियाती इदारों से ग्रांट्स लेनी हो, कर्जे लेने हो, वहां मैं जाता हूं और मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब ये मुझे भी असद उमर बनाना चाहते हैं, मुझे भी हफीज शेख की तरह रुस्वा करना चाहते हैं, मुझे भी शौकत तरीन बनाना चाहते हैं, और मुझे भी मुफ्ता इस्माइल बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता,
लिहाजा जब वो आए और उन्होंने कुछ मेरी इत्तला के मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे कवर करते हैं इकोनॉमी को कवर करते हैं, इकोनॉमिक रिपोर्टर, उनको भी उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा जनाब ये इस तरह से नहीं है, ये पॉलिसी वहीं से आ रही है, रावलपिंडी से पॉलिसी आती है और उसके बाद हम उन्हीं के पाबंद हैं और वही हम पॉलिसियां लेके चल रहे हैं। और पहले SIFC था, वो सारे का सारा काम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी। इसलिए मैं तो हूं इस काम के लिए रखा हुआ हूं कि जनाब कर्जे मंजूर करवाने हैं और ग्रांट्स लेनी है, बस ये काम है मेरा और मैं वो काम कर रहा हूं। इसलिए मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। और जो भी बजट बना है वो भी IMF ने बनवाया और ये सारा कुछ किया, तो इसलिए मुझे दोष मत दें। उसके बाद आज जो है वो पहले कराची चेंबर से, फिर लाहौर चेंबर से, आज फिर आतिफ अकरम शेख साहब हैं, वो आए मैदान में और उन्होंने आके बता दिया कि जनाब अपनी आंखें खोलें और ये जो मिल और इंडस्ट्रियल यूनिट जो हैं, हमारे कारखाने मिलें ये बंद हो रही हैं। कि कहा जाता है जब ये बात होती है कि जनाब ये तो इमरान खान से और PTI से बहुत नफरत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पूरे का पूरा इदारा नफरत करता है, इसका कोई इम्कान नहीं है, उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि कोई इदारा भी ना ही PTI से और ना ही इमरान खान से और ना ही किसी सियासी जमात से इस तरीके से कोई नफरत करता है। कोई इदारा भी, ना सिविल ना मिलिट्री, ये सब 1+2 1+3 का खेल है और ज़ाती मफादात का खेल है और ज़ाती मफादात और ज़ाती सियासी इंतकाम का खेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जब भी इसलिए समझा के समझाने वाले तंग आ चुके हैं, तो इसलिए ये कहना कि जनाब सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, क्योंकि इस हद तक शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मेरे बहनोई की डेथ हो गई और मैंने कोशिश की कि जिन्हें मुझे पैरोल पे रिहा कर दिया जाए ताकि मैं उनके नमाज जनाजा में शिरकत कर सकूं, तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई। तो ये फिस्तायत है। और एक अदरवाइज भी कि ये जो पकड़ लिए हैं, पकड़ के बंद कर दी हैं 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, सारे के सारे रहनुमा बुजुर्ग हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जेल में, उनकी हालत क्या है, ये सारे को तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। मई में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल से इनको जेलों में बंद किया हुआ है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? और वो नहीं मान रहे और वो किसी किस्म की आपकी बात पे नहीं आ रहे। वो क्यों आए? वो कहते हैं कि हमने जब कोई जुर्म किया नहीं तो फिर हम क्यों ये काम करें, जबकि हर रोज एक नया बयानिया आ जाता है 9 मई का। और 9 मई को मैं बार बार इस बात पे जरूर कहूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब का नया ट्वीट देख लें। वो कहते हैं ये इसराइल ने करवाया था 9 मई, और रजा पहलवी के पीछे भी इसराइल है और इमरान खान के पीछे भी इसराइल है। यानी कि अब रात को जब मशरूब मगरब का चढ़ता है सुरूर, तो उसके बाद आप उनके ट्वीट्स देख लें और उसके बाद आप अंदाजा कर लें कि क्या होता है। तो इसलिए ये हमारे जो दोस्त निकले हुए हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और इमरान इस्माइल हैं, फवाद चौधरी साहब खास तौर पे वो निकले हुए हैं, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है। और कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाहती है कि हमें ज़रा थोड़ा सा कोई रास्ता मिल जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है, मैं ये कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि मिलिट्री लीडरशिप को, कि खुलकर आएँ और खुलकर बात करें। और ये इनडायरेक्टली बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बात करनी है तो महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए होगी, बात होगी तो राजा नसर बास के ज़रिए होगी, जो इमरान खान साहब के काबिल एतमाद, काबिल भरोसा लोग हैं। और इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को एक कदम नहीं 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। और जब पीछे जाएंगे तो इसी से रास्ता निकलेगा और यहीं से मामलात होंगे। उसकी वजह यह है कि आप कब तक इस सारी रजीम का, कब तक आप ये जो वजन है आप उठाते फिरते रहेंगे? इन सियासी जनाजों को कब तक आप कंधा देंगे और इन सियासी जनाजों को कब तक आप संभाल कर रखेंगे? क्योंकि इनसे ताफन उठ रहा है, बदबू उठ रही है। हम उनसे कहते हैं कि जनाब आप खुलकर सामने आएं और नकाब उतार कर आएं, खुलकर आएं और खुलकर आके बात करें, तो आपकी बातों के सारों के सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन ना ही हमारे दोस्तों के जरिए आए और ना ही बेचारे जो एक कल के लड़के हैं और कल के नए नए पार्लियामेंटेरियंस बने हैं और 0 मीटर
ان کے ذریعے آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اندر خانے جو کھچڑی پک رہی ہے اس کھچڑی کے بارے میں ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور اس لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے کہ جناب، اور آپ جاتی عمرہ کو ایک الگ کہانی سناتے ہیں، کوئی جاتی عمرہ کے قدموں میں جا کے بیٹھا ہے، کوئی جا کے زرداری صاحب کے کسی نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے جا کے شہباز شریف صاحب کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، کوئی جا کے مریم صاحبہ کو چگلیاں کرتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی چغل خور اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہمت پکڑیں، ہمت مرداں مدد خدا، اور ذرا آئیں کھل کر۔ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کوئی بھی ادارے جو ہیں اس وقت وہ سول ہیں یا ملٹری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، یا پھر ہمارے فوجی ادارے ہوں، یا پھر ہمارے پارلیمنٹ ہو، کیا یہ اسی طرح چل سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ آئے ہیں، آج سن رہا تھا میں کہ کل نور عالم خان صاحب نے بتایا کہ ان کا نام بھی، ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا ہے، اور ان کو بھی غیر ملکی ظاہر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاسپورٹ، ان کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے۔ پھر آج شہریار افریدی نے بتایا کہ جناب بہت سارے انہوں نے بہت ہی ایک انکشاف کیا اور اس کا اعتراف کیا طلال چودھری صاحب نے، اور یہ بات بھی تو سامنے آ چکی ہے کہ ایف آئی اے کا پورا سائبر ونگ جو ہے وہ سارے کا سارا 2 نمبریوں میں ملوث تھا۔ جھوٹے بے بنیاد مقدمات، بلیک میلنگ اور جھوٹے مقدمات درج کر کے لوگوں کو اٹھایا جانا، پھر بگ بردر کا آنا، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، اور پھر ان سے استعفیٰ لیا جانا۔ آج شہریار افریدی نے آن دا ریکارڈ کا فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا کہ جناب ایسے واٹس ایپ گروپ ہیں کہ وہاں پہ ان واٹس ایپ گروپ کی وجہ سے شہریوں پہ، خواتینوں، حضرات پہ، بچوں پہ مقدمات بنے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی، اور طلال چودھری نے اس پر اعتراف کیا کہ ہاں بالکل ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو ریلیز بھی کروایا ہے، اور کسی پہ بلاسفیمی، کسی پہ ملک دشمنی، کسی پہ دہشت گردی، کسی پہ فوج دشمنی، یہ سارے کے سارے۔ تو یہ کھیل کون کھیل رہا ہے، اور یہ کھیل کون کھیلنا چاہتا ہے؟ یہ اس کی طرف آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ پچھلے پورے 4 سال آپ نے لگا دیے صرف اس بات پہ کہ پاکستان کے عوام کو کسی بھی طریقے سے پاکستان کے عوام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا عمران خان ہو، وہ کون ہے؟ وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہنا، ڈیجیٹل دہشت گردی کہنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ اگر معاملہ جو ہے وہ انجینئر مرزا پہ اور طاہر اشرفی پہ اور شیر افضل مروت پہ اور ہمارے دوستوں پہ آ گیا ہے، تو بہتر ہے اس سے کہ آپ صلح کر لیں جا کے، اور صلح کا فائدہ ہوگا، کیونکہ صلح کا مقصد ہوگا پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی حفاظت، آئین کی بالادستی اور رول آف لا۔ اس لیے جناب گھونگھٹ ہٹائیں، پردہ ہٹائیں، اور سیدھے ڈائریکٹ آئیں، اور ڈائریکٹ آ کے بات چیت کریں۔ تو عمران خان ہو یا کوئی بھی، اس وقت آپ کے پاس ونڈو آف اپورچونٹی موجود ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن آ چکے ہیں، اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، اور اپوزیشن کی جماعتیں موجود ہیں، آپ ان سے بات کریں اور جیل کے دروازے کھول دیں۔ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا کا، غیر انسانی سلوک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا، ناانصافی ختم نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت سے آپ رابطہ نہیں کریں گے، کیونکہ جس سے آپ نے چیزیں ہتھیائی ہیں، مال مسروقہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، جس کا مینڈیٹ ہے اسے واپس کرنا پڑے گا، اور یہ ڈمیز جو ہیں، یہ ڈمیز آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے محمود خان ناصری صاحب نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہو چکا ہے، اور اگلا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے، اور 8 فروری آ رہا ہے، اور 8 فروری جو ہے وہ کافی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ایک اور مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہے کہ 8 فروری کو پلان کیا ہے، کیا کرنا ہے، کس قسم کا احتجاج ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو نون لیگ کے لیے بھی پیغام ہے کہ نون لیگ کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ بھی اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور خوش آمدیوں سے بچیں، فارم 47 والوں سے بچیں، اور جو اچھے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ وہ آئیں سامنے اور وہ بات کریں، کیونکہ مشرف صاحب چلے گئے اور اس کے بعد کاف لیگ کا جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے جہاں آصف منی صاحب چلے جائیں گے تو اس کے بعد
جو اس وقت فارم 47 والے ہیں ان کا جو حشر ہوگا وہ بھی دنیا دیکھے گی. اس کی وجہ ہے کہ سیاسی یتیمی جو ہے وہ سب سے خطرناک اور بری یتیمی ہوتی ہے، کیونکہ سیاسی یتیم کو کوئی آسرا نہیں ہوتا، کوئی بھیک بھی نہیں دیتا اور کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.